हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर बिहार जीके का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लगभग 10 से 15 क्लास में पूरा बिहार जीके को कंप्लीट कर लेंगे और यकीन मानिए आने वाले समय में जो भी बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, चाहे वो 67th बीपीएससी का पीटी हो या फिर बीएसएससी सीजीएल हो, हर एक एग्जाम में बिहार जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और हमसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा अगर इस सीरीज को हम अच्छे से फॉलो कर लेते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल्स 247 में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला वीडियो है। हम एक एक करके बिहार जीके के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उसे हम लगभग, जैसा कि मैंने आपको कहा है, 10 से 15 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद यकीन मानिए आपसे बिहार जीके से संबंधित सवाल नहीं छूटेंगे। तो आज हमारा पहला दिन है जिसमें कि हम बिहार के बारे में पहले जानेंगे, बिहार के परिचय को देखेंगे और उसके बाद भूगोल खत्म करेंगे, हमारा हिस्ट्री कवर होगा। उसके बाद जो कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं या फिर जो पॉलिटी के होंगे, ये करने के बाद कुछ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे उसे करने के बाद हम बिहार जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे और बिहार का करंट अफेयर्स भी करेंगे। बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता होगी, कंटेंट की क्वालिटी में कोई कमी नहीं रहेगा। देखिए दोस्तों, बिहार प्रदेश का जो नामकरण है, बिहार कैसे पड़ा, तो आप लोग जानते होंगे कि बिहार में प्राचीन समय में बिहार में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण वह प्राचीन समय में बौद्ध विहार, देखिए बौद्ध विहार क्या होते थे, तो बौद्ध भिक्षु लोग जहां पर आकर के ठहरते थे उसे बौद्ध विहार कहा जाता था। तो बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र को विहारों का प्रदेश कहा गया, जो कि कालांतर में बिहार के नाम से ही प्रचलित हो गया। देखिए बिहार को वैदिक युग में क्या कहा जाता था, तो ऋग्वेद में बिहार के नाम, बिहार का जो नाम है व्रात या फिर कीकर कह के संबोधित किया गया है। तो बिहार प्रदेश को, बिहार राज्य को ऋग्वेद में व्रात या फिर कीकर कहकर संबोधित किया गया है। पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो देखिए पाटलिपुत्र तो आज भी आप जानते हैं। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना कब हुई, तो पाटलिपुत्र शहर की स्थापना 461 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में हुई। ईसा मसीह के जन्म से 461 साल पहले, यानी कि आज हम 2022 में हैं तो 2022 साल पहले है, बाद में है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से आगे हैं 2022 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म से 461 साल पहले। तो अगर टोटल समय डिफरेंस की बात करें तो लगभग 2500 साल पहले की बात है जब पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हुई। इसके कुछ अन्य नाम भी है क्या, तो देख लीजिए अन्य नाम, जैसे पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। याद रखिएगा पाटलिपुत्र शहर के कुछ अन्य नाम भी हैं, पाटलीग्राम, पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद। मौर्य काल में इस क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। अच्छा, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 अप्रैल 1912 को। बिहार राज्य 1 अप्रैल 1912 को इसकी स्थापना बिहार उड़ीसा सहित, बिहार के साथ उड़ीसा पहले से था, ठीक है, तो पहले बिहार उड़ीसा था, फिर उसके बाद उड़ीसा अलग हुआ, फिर बिहार से झारखंड अलग हुआ। इस प्रकार से अलग अलग इसके कुछ बहुत हिस्ट्री है, लेकिन फिर भी स्थापना 1 अप्रैल 1912 को होती है। बिहार उड़ीसा अलग होता है बंगाल प्रेसिडेंसी से, बिहार उड़ीसा सहित अलग होता है बंगाल प्रेसिडेंसी से, लेकिन बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है, दिल्ली दरबार लगता है कब, 12 दिसंबर 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगता है और उसी दिल्ली दरबार में यह घोषणा करी गई कि 22 मार्च 1912 को बिहार को उड़ीसा सहित अलग कर दिया जाएगा और इसी कारण से 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजधानी पटना है। पटना के संस्थापक कौन, तो पटना के संस्थापक शेर शाह सूरी, जो कि सूर वंश से संबंधित थे। हम थोड़ा सा अगर बिहार राज्य के ऐसे भौगोलिक परिदृश्य हम पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे ही बिहार राज्य के बारे में, लेकिन पहले थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है, कि बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो भौगोलिक स्थिति के बारे में अगर देखें तो ये हमारा बिहार का मैप है, ठीक है। उस मैप को जानने से पहले आप इस बात को समझिएगा कि जो पृथ्वी रूपी ग्लोब है, इस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जिसे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा कहा जाता है। अभी हम डिटेल में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को नहीं पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ज्योग्राफी की जब क्लास थ्योरी क्लास आएगी तो उसमें हम डिटेल में अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा को कंप्लीट करेंगे। देखिए जो लेटी हुई रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है, जो लेटी हुई काल्पनिक रेखा होती है उसे अक्षांश रेखा या फिर लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। जो पड़ी हुई यानी कि जो खड़ी रेखा होती है, ठीक है, जिसे देशांतर रेखा कहा जाता है यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। तो देखिए जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ये पृथ्वी
पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो हम जो है हम किस गोलार्ध में हैं? तो हम उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पर है। तो जब भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो बिहार कहाँ होगा भाई? तो बिहार भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में होगा। उत्तरी यानी कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी यानी कि पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा विस्तार है। तो कुछ डिग्रीज का होता है, जैसे 0 डिग्री से ऊपर जाइए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 90 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री से नीचे आइए 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 90 डिग्री नीचे। उसी तरह से 0 डिग्री देशांतर से इधर 0 डिग्री, तो 180 डिग्री टोटल होता है। ये हम लोग आगे जब देखेंगे तो देखेंगे भी। अब बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो याद रखिएगा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को देख करके हम किसी जगह की लोकेशन का पता करते हैं। तो याद रखिएगा कि बिहार जो है अगर ये वाला ये बिहार जो है उत्तरी अक्षांश जो लेटिव लाइन है, तो उत्तरी अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में बिहार 24 डिग्री कितना, बस आप इतना भी याद रखिएगा, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, इतना याद रखिए, एक बार देख लीजिए 24 20 10। और उसके बाद उत्तरी अक्षांश में ये 24 से लेकर के 27 डिग्री तक फैला हुआ, यानी कि इसका जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है 3 डिग्री का है। ठीक है, 1 डिग्री में कितना किलोमीटर तय करता है, 1 डिग्री कितना समय का डिफरेंस लेकर के चलता है, 1 डिग्री 4 मिनट का समय लेकर के चलता है। तो ये हम लोग डिटेल में अक्षांश और देशांतर में देखेंगे। लेकिन अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें बिहार राज्य की, तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। और डिटेल में आप इसे देख लीजिए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक। अच्छा, अगर पूर्वी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो पूर्वी देशांतरीय विस्तार, एक मिनट, पूर्वी देशांतरीय ये कहां से कहां तक है? तो 83 डिग्री से लेकर के 83 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 88 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। इसको डिटेल में भी आप देख सकते हैं, 83 1950 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड तक इसका विस्तार है। इसका विस्तार है पूर्वी देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो अक्षांशीय विस्तार इसका लगभग 3 डिग्री है, 24 से 27, लगभग याद रख लीजिएगा 24 से 27। और पूर्वी देशांतरीय विस्तार इसका 5 डिग्री का है, लगभग 83 से 88 तक। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। अगर किलोमीटर की बात करें तो इसके क्या है, पूरब से पश्चिम इसका थोड़ा चौड़ा है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। आप देख सकते हैं कि पूरब से पश्चिम ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है, तो इसका पूरब से पश्चिम जो है 483 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसका अगर विस्तार देखें। और उत्तर से दक्षिण जो ये है 345 किलोमीटर का इसका विस्तार है। तो पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। तो ये कुछ डिटेल है। अब देखिए बिहार का क्षेत्रफल जो है, बिहार का क्षेत्रफल कितना, 94,163 किलोमीटर। कितना बिहार का क्षेत्रफल? 94,000। अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 2.86% भाग को घेरे हुए है। पूरा भारत अगर 100% है तो 100% में बिहार कितना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है? 2.86%। लंबाई अगर बात करें बिहार राज्य की, तो पूरब से पश्चिम इसका विस्तार थोड़ा ज़्यादा है, चौड़ा है, 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर। अगर भौगोलिक सीमाओं की बात करें कि बिहार राज्य की सीमाएं किन किन राज्य और देशों के साथ टच करता है, तो ये हमारा बिहार है। ठीक है, ये हमारा बिहार है। तो बिहार का ये जो पूरा उत्तर की ओर कौन है? तो नेपाल देश है, ये आप जानते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल है, इस साइड में यानी कि पूरब में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, बिहार के पश्चिम पूरब साइड में पश्चिम। आगे हम जब मैप पर देखेंगे भी इन सब सारी चीज़ों को, जब प्रमंडल वगैरह करेंगे, जिलों को देखेंगे, जिले याद होने चाहिए सारे के सारे, तो वो भी देखेंगे। तो नेपाल ऊपर है, इधर वेस्ट बंगाल है आपका, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और नीचे बिहार का छोटा भाई या फिर बिहार से अलग होकर के जो बना है ये झारखंड है। ठीक है, बिहार का छोटा भाई झारखंड। तो नीचे यानी कि दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, पश्चिम में पूरब में वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, राज्य का आकार कैसा है? तो राज्य का आकार है आयताकार। किस प्रकार का? आयताकार, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, रेक्टेंगुलर है। अगर बात करते हैं बिहार में हाई कोर्ट की, तो पटना हाई कोर्ट है। राजकीय भाषा क्या है बिहार की? हिंदी तथा उर्दू राजकीय भाषा है। हिंदी प्राथमिक राजकीय भाषा है और उर्दू द्वितीयक राजकीय भाषा। अगर राजकीय वृक्ष की बात करें बिहार के राजकीय वृक्ष की, तो स्टेट ट्री जो है राज्य का पीपल का पेड़ है। राजकीय पशु जो है ये बैल है। वर्ष 2013 से पहले राजकीय पशु रीछ था, यानी कि भालू।
राजकीय मछली बिहार का क्या है? देसी मांगुर। देसी मांगुर राजकीय मछली है। 2008 में इसकी घोषणा करी गई थी। बिहार राज्य का राजकीय पुष्प गेंदा है। बिहार राज्य की राजकीय नदी गंगा है। बिहार राज्य की राजकीय नदी गंगा है। ठीक है, आगे देखिए, राजकीय पक्षी कौन है बिहार का? गौरैया, जो स्पैरो के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, अंग्रेजों की भाषा में। अब कहते हैं बिहार का राजकीय पशु पहले क्या था? नीलकंठ था। नीलकंठ आपने देखा होगा। बिहार राज्य की राज्य प्रार्थना क्या है? मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। बिहार राज्य की राजकीय राज्य प्रार्थना क्या है भाई? तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। राज्य गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन बिहार। देखिए, राज्य में बिहार राज्य में कितने प्रमंडल में बांटा गया बिहार राज्य को? 9 प्रमंडल में। आगे हम इसे मैप पर भी देखेंगे, हर एक प्रमंडल के जिलों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको क्लास में ही याद कर लेना है एक एक जिलों को, उसके लोकेशन को, किस प्रमंडल में कौन सा जिला आता है, ये आप पढ़ेंगे, तभी जाकर के आपको बिहार की नदियां आसानी से समझ में आएगी, बिहार की मिट्टियां आसानी से समझ में आएगी। तो सब कुछ जो बिहार का भूगोल आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब इसके प्रमंडल, इसके जिले आपको अच्छे से मैप आपके दिमाग में छपे हुए होंगे और अभी क्लास में छप जाएंगे। देखिए, क्लास थोड़ा लंबा लंबा होगा क्योंकि 10 से 15 वीडियो में पूरा जो वीडियो है, जो जीके है, इसे हम कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा लंबा 1-1.5 घंटे का क्लास होगा हर एक क्लास। तो आपको परेशान नहीं होना है और इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव आएगा उससे भी और करंट अफेयर्स बिहार का सब कुछ आएगा। तो देखिए, 9 प्रमंडल है बिहार के। बिहार में कौन कौन से? तो याद कीजिए हमारे साथ, बोलिए। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। तो ये 9 प्रमंडल है बिहार में। और जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। और अगर यहां पर दिया गया है कि पुलिस जिला 40 है। देखिए, जिलों की संख्या 38 है लेकिन पुलिस जिला 40 है। अब ये पुलिस जिला क्या होता है? तो पुलिस बल के द्वारा, पुलिस फोर्स के द्वारा जहां पर पेट्रोलिंग किया जाता है, तो पेट्रोलिंग करने वाले क्षेत्र जो हैं इसके कुछ अलग अलग होते हैं। पेट्रोलिंग करने वाले भौगोलिक क्षेत्र को पुलिस अपने हिसाब से बांटती है और उसे पुलिस जिला कहा जाता है। तो पुलिस जिला 40 है। राज्य में अनुमंडल की संख्या कितनी? 101। प्रमंडल कितने? 9 प्रमंडल, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। जिले 38, पुलिस जिला 40। सामुदायिक विकास खंड कितना है? 534। बिहार में पंचायत की संख्या 8474। बिहार में पंचायत की संख्या कितनी भाई? 8474। पंचायत समिति कितने हैं? 534। पंचायत समिति 534 है। पंचायत समिति के सदस्य कितने? 11,566। नगर निगम कितने हैं? 11 है। नगर परिषद कितने हैं बिहार में? 42 है, 42। और नगर पंचायत कितने हैं? 86 है। और बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? 199। और सबसे बड़ा शहर आपका पटना है। ठीक है, राजस्व ग्राम जहां से रेवेन्यू मिलता है 44,874 राजस्व ग्राम है। अब इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं? 243। बिहार में विधानसभा सीट कितने हैं? 243, 243। और विधान परिषद की सीट कितने हैं? 75। अच्छा, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होता है, याद रखिएगा, हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं होता है। देखिए, भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद अभी के टाइम पे है। कौन कौन राज्य में विधान परिषद है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, जिसमें से कि बिहार में विधान परिषद है और विधान परिषद में सीटों की संख्या है 75। विधानसभा में सीटों की संख्या है 243। लोकसभा में बिहार राज्य से सीट कितने हैं? 40 सीट हैं। और राज्यसभा में बिहार राज्य से सीट कितने हैं? 16 सीट बिहार राज्य से हैं। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति की जो रिजर्व्ड सीट है वो कितना है? तो लोकसभा में टोटल 40 सीट है और 40 में 6 सीट किसके लिए रिजर्व है? तो इसके लिए क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति के लिए। और विधानसभा की सीट कितना है? 243। और 243 में से 40 सीट जो है ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, पंचायत सदस्य की कुल संख्या बिहार में, पंचायत सदस्य की कुल संख्या 1,16,023। पंचायत प्रमुख यानी कि पंचायत समिति कितने थे? 8,474 थे। और पंचायत प्रमुख की कुल संख्या 8,437 है। देखिए, राज्य का एक महत्वपूर्ण पुल है महात्मा गांधी सेतु। अभी जब हम मैप को देखेंगे, बिहार राज्य का मैप को अच्छे से जब भौगोलिक परिचय को देखेंगे तो हम देखेंगे कि बिहार राज्य को बीचों बीच गंगा नदी काटती है। बिहार राज्य को बीचों बीच गंगा नदी काटती है, जो कि गंगा नदी जो बिहार राज्य को 2 भागों में बांटती है, एक आपका उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। अब गंगा नदी बीचों बीच है, अब इसे जोड़ने का, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार को जोड़ने का काम एक पुल करती है जिसका नाम है गांधी सेतु पुल, जो कि दक्षिणी बिहार को बिहार के उत्तरी बिहार से जोड़ती है। उत्तरी बिहार में हाजीपुर और दक्षिणी बिहार
में आपको पटना और हाजीपुर के बीच में ये पुल पड़ता है, गांधी सेतु पुल। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर देखिएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जो कि भाषा से संबंधित अनुसूची है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषा कौन है? तो मैथिली है, यानी कि मैथिली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। और ये 8वीं अनुसूची में बिहार राज्य की मैथिली भाषा को कब ऐड किया गया था? तो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो 38 जिला में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, जो कि पश्चिम साइड में यहाँ पर है। पश्चिमी चंपारण हम देखेंगे, पूर्वी चंपारण देखेंगे, किशनगंज सबसे पूर्वी जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान 12वां है। देखिए, पहले 12वां था, फिर तेलंगाना बनने के बाद 13वां हुआ था, फिर से जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ 5 अगस्त 2019 के आसपास में, ठीक है, तो उसके बाद जो बिहार का स्थान जो है फिर से 12वां हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान कितना है? तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान तीसरा है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान पहला है। बाप रे बाप, पहला जनसंख्या घनत्व। तो यहां पर हम देखेंगे कि 1106 पीपल, मतलब 1106 पीपल प्रति स्क्वायर किलोमीटर में यहां पर बसते हैं। मतलब जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान पहला है, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल बहुत कम है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और जो हम आगे देखेंगे कि इसका जनसंख्या कितना है, तो जनसंख्या जो है इसका लगभग 10,40,99,452। तो इतना जनसंख्या और क्षेत्रफल बहुत कम, तो लोग कस कस के ठूस ठूस करके भरा जाएगा कि नहीं? और ठूस ठूस करके भरा गया तो जनसंख्या घनत्व तो ज़्यादा हो गया, और सबसे ज़्यादा लोग जो है ठूस ठूस कर बिहार में ही भरे हैं, इसीलिए पहला स्थान आता है जनसंख्या घनत्व में। सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिला में होता है बिहार का? तो किशनगंज में होता है। किस जिला में? किशनगंज में होता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जिला वर्षा वाला जिला किशनगंज, और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। सबसे गर्म जिला कौन है भैया? तो सबसे गर्म जिला गया, और सबसे ठंडा जिला भी यही है। ठीक है, सबसे ठंडा जिला भी यही है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, जब हम बिहार की नदियां पढ़ेंगे ना, तो वहां पर सिंचाई परियोजना को भी देखेंगे, नहर को भी देखेंगे। तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। हम देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदी है गंडक नदी, जो कि हिमालय वाले क्षेत्र से निकलती है और उत्तरी बिहार से आते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना बिहार में गंडक परियोजना है। बिहार की जलवायु मानसूनी है। हम लोग बिहार की जलवायु भी पढ़ेंगे, और समझ के पढ़ेंगे, मैप पर पढ़ेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। औसत वर्षा बिहार की 1054 मिलीमीटर। तो ये तो हमने बिहार के कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा की। अब हम देखते हैं बिहार के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में, जिसमें हम ये देखने वाले हैं बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कौन कौन से प्रमंडल हैं, कौन से प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, सब कुछ हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए, बिहार का भौगोलिक परिदृश्य के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले याद कीजिए, बिहार का क्षेत्रफल कितना? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई कितनी? 345 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर। हर एक चीज पर हमने चर्चा कर लिया है। और बिहार का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर लिया कि उत्तरी अक्षांशीय विस्तार बिहार का लगभग 24 से 27, याद रखिएगा, हमने डिटेल में भी ऊपर में करवा दिया। और जो पूर्वी देशांतरीय है वो 83 से 88 तक है। ठीक है, ये सब तो हमने देख लिया है भैया, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, कितने जिले हैं, कौन प्रमंडल में कौन सा जिला पड़ता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी क्लास में ही याद करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि बिहार के चारों ओर, यानी कि बिहार की चौहद्दी क्या है, बिहार के सीमा को कौन कौन से राज्य और देश साझा करते हैं, कौन कौन से जिले करते हैं, कितने जिले करते हैं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल? बिहार में 9 प्रमंडल हैं, यानी कि डिवीजन जो सब है वो 9 है। कौन कौन से प्रमंडल हैं? तो कौन कौन से? पटना है, तिरहुत है, सारण है, दरभंगा है, कोसी। पटना प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और मगध प्रमंडल। बिहार में 2 पार्ट, बिहार का 2 पार्ट है, जो कि बिहार को 2 बराबर भागों में गंगा नदी काट देती है। ऊपर का उत्तरी बिहार और नीचे का दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल आते हैं, उत्तरी बिहार में 5 प्रमंडल आते हैं, और दक्षिणी बिहार में 4 प्रमंडल आते हैं। तो 5 प्रमंडल ऊपर के पढ़ेंगे,
और 4 प्रमंडल नीचे के। अच्छा, प्रमंडल को पढ़ने से पहले एक बात हम लोग कर लेते हैं कि बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? यूपी पड़ता है। बिहार के पश्चिम में कौन सा राज्य पड़ता है? यूपी पड़ता है। बिहार के पूरब में कौन सा राज्य पड़ता है? वेस्ट बंगाल पड़ता है, WB, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल पड़ता है। बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य? तो राज्य तो नहीं बल्कि देश पड़ता है, नेपाल, ठीक है, नेपाल पड़ता है बिहार के उत्तर में, ठीक है। और बिहार के दक्षिण में कौन है? तो हमारा झारखंड है, ठीक है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है। तो याद रखिए, बिहार के पश्चिम में यूपी, बिहार के दक्षिण में झारखंड, बिहार के उत्तर में नेपाल और बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल, बिहार के पूरब में वेस्ट बंगाल। अब हम देखिए बिहार के यूपी से बिहार का कौन कौन सा जिला अपना सीमा साझा करता है? बिहार के यूपी से बिहार जो के कौन कौन से जिले यूपी के साथ अपना सीमा साझा करते हैं? तो यहाँ पर मैप से देखिए सबसे ऊपर है आपका वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण, ठीक है, सबसे ऊपर बिहार का। एक बार मैप हम लोग देख लेते हैं, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैप को देखने के बाद आपको याद होना चाहिए कौन सा जिला कहाँ है, उसके बाद याद होना चाहिए कौन से प्रमंडल में कौन से जिले पड़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रमंडल में जिले ही याद कर लेते हैं, जिससे कि हमें बाद में यूपी से कौन जिला सटता है, वेस्ट बंगाल से कौन जिला सीमा साझा करता है, नेपाल से कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है और झारखंड से कौन कौन सा जिला सीमा साझा करता है, तो ये सब हम अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग उत्तरी बिहार के प्रमंडल के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तरी बिहार के प्रमंडल, तो बिहार को गंगा नदी बीचों बीच 2 भागों में बांटती है। बिहार को गंगा नदी बीचों बीच 2 भागों में बांटता है। ऊपर वाला पार्ट उत्तरी बिहार और नीचे वाला पार्ट आपका दक्षिणी बिहार, ठीक है। तो ऊपर के 5 प्रमंडल को पहले देखते हैं। देखिए ऊपर के 5 प्रमंडल, सबसे पहले देखिए इधर से जाएंगे, इधर से और इस साइड से लेफ्ट से राइट की ओर हम लोग चलते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। तो सबसे लेफ्ट में कौन सा प्रमंडल है? सबसे लेफ्ट में आपका प्रमंडल है, यहां पर आप देखिएगा सारण प्रमंडल। कौन सा? सारण प्रमंडल। अच्छा, सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, याद रखिएगा, सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं। सारण प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, कौन कौन सा? गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण प्रमंडल में 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण। तो याद हो गया, सारण प्रमंडल में 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण प्रमंडल में 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके जस्ट ऊपर आपका प्रमंडल कौन सा है भैया? उसके जस्ट ऊपर प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल। अच्छा, तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले? तो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, याद कीजिए हमारे साथ, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं। कितने? 6 जिले हैं तिरहुत प्रमंडल में। एक आपका वेस्ट चंपारण, उसके बाद जस्ट उसके नीचे वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण के जस्ट नीचे पूर्वी चंपारण। तो वेस्ट चंपारण और पूर्वी चंपारण, ये तो आपको याद हो ही जाना चाहिए, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी और शिवहर को एक साथ याद कीजिए, क्योंकि सीतामढ़ी से कटकर ही बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर बना है। तो सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर, वैशाली, ठीक है। तो दो का आप कपल याद कर लीजिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो ये जो है तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले। सारण प्रमंडल में 3 जिले, टोटल हो गए 9 जिले। अब हम लोग देखिए तिरहुत प्रमंडल के बगल में कौन सा प्रमंडल पड़ता है? दरभंगा प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल के बगल में कौन सा प्रमंडल? दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले। दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले? 3 जिले। सारण प्रमंडल में 3 जिले, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले। अच्छा, दरभंगा प्रमंडल में सबसे ऊपर MDS, ऐसे याद रखिएगा, महेंद्र सिंह MDS, ऐसे याद रख लीजिए, MDS, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ये 3 जिले दरभंगा प्रमंडल में पड़ते हैं। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले, कौन कौन से? मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद आ जाइए चौथे प्रमंडल में आ जाइए। वो प्रमंडल है आपका कोसी नदी, जिधर से फ्लो करता है कोसी नदी। देखिए कोसी नदी नेपाल से निकल के सुपौल में प्रवेश करती है, उसके बाद मधेपुरा, सहरसा। तो जो जिस
जिस जिले से होकर के कोसी नदी प्रवेश करती है या बहती है, तो उस जिले को कोसी प्रमंडल के अंतर्गत रख दिया है। और कोसी प्रमंडल में कितना जिला, तो कोसी प्रमंडल में भी 3 जिला। हमने क्या देखा, सारण प्रमंडल में 3 जिला, तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, उसके बाद हमने देखा दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले, उसके बाद हम देख रहे हैं कोसी प्रमंडल। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल में 3 जिला है, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। याद कीजिए, कोसी प्रमंडल में 3 जिले, उन 3 जिलों के नाम इस प्रकार से हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। अच्छा, सबसे अंतिम का जो प्रमंडल है उत्तरी बिहार में, वो आपका कौन सा प्रमंडल है भैया, तो ये आपका कौन सा प्रमंडल है, सबसे अंतिम वाला, ये पूर्णिया प्रमंडल आपका है। कौन सा, पूर्णिया प्रमंडल। याद रखिएगा, पूर्णिया प्रमंडल सबसे लास्ट, और सबसे शुरू करते हैं हम लोग कहां से, सारण प्रमंडल से। सारण प्रमंडल के ऊपर तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल के बाद दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल के बाद कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल के बाद पूर्णिया प्रमंडल। अच्छा, पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले, तो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले। पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले। सबसे बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, उसके बाद 3 जिला लगातार है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, और उसके बाद किशनगंज। याद रख लीजिएगा। तो जो पूर्णिया प्रमंडल में 4 जिले हैं। बिहार जिला का सबसे पूर्वी जिला, बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, और किशनगंज किस में पड़ता है, पूर्णिया प्रमंडल में पड़ता है। पूर्णिया प्रमंडल में और कौन कौन से जिले, तो अररिया, पूर्णिया और कटिहार। अररिया, पूर्णिया, कटिहार। बाद में एक मैप लीजिएगा, खाली मैप, उसमें बिहार के जिलों को भी भरिएगा, जिससे कि आप आसानी से चीज़ों को याद रख पाइएगा। जब हम ज्योग्राफी करेंगे तो बिहार के जिले और उसके प्रमंडल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमने 5 प्रमंडल को देख लिया। 5 प्रमंडल में कौन कौन से प्रमंडल को देखा, सबसे शुरू में हमने देखा सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में 3 जिले, कौन कौन से, गोपालगंज, सिवान और सारण। उसके बाद हमने देखा तिरहुत प्रमंडल। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले, कौन कौन से, वेस्ट चंपारण यानी कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी और शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। तो ये तिरहुत प्रमंडल की बात हो गई। उसके बाद हम देखें दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले, और कौन कौन से, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उसके बाद हमने देखा कोसी प्रमंडल, और कोसी प्रमंडल में कितने जिले, 3 जिले। कोसी प्रमंडल में कितने जिले, 3 जिले, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। फिर हमने देखा पूर्णिया प्रमंडल, और पूर्णिया प्रमंडल में कितने जिले, 4 जिले, और 4 जिलों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। तो ये 5 प्रमंडल हो गया। अब हम देखते हैं नीचे के यानी कि दक्षिणी बिहार के प्रमंडल। सबसे पहला जो प्रमंडल हम देखेंगे उस प्रमंडल का नाम होगा क्या, सबसे पहला जो प्रमंडल हम देखेंगे उस प्रमंडल का नाम होगा पटना प्रमंडल। कौन सा, पटना प्रमंडल। अच्छा, पटना प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। कितने, पटना प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। ठीक है, तो पटना प्रमंडल में कौन कौन से 6 जिले हैं, तो एक तो पटना रहेगा ही रहेगा, पटना के बगल में आपका नालंदा है, नालंदा भी रहेगा। पटना प्रमंडल में 6 जिले हैं, पटना रहेगा, नालंदा रहेगा। उसके बाद देखिए बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है, भोजपुर है। ठीक है, तो पटना प्रमंडल के 6 जिले याद रहेगा, पटना, नालंदा, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, पटना प्रमंडल में कितने जिले, 6 जिले। पटना प्रमंडल में 6 जिले, पटना, नालंदा। याद हो गया, पटना, नालंदा। उसके बाद इधर आ जाइए, भोजपुर, बक्सर, बीबी, भोजपुर, बक्सर, और कैमूर, रोहतास। कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर। तो पटना प्रमंडल के 6 जिले याद हो गए, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो ये हो गया आपका पटना प्रमंडल। अच्छा, पटना प्रमंडल के बगल में ही आपका कौन सा प्रमंडल पड़ता है, तो मगध प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल, मगध प्रमंडल। और मगध प्रमंडल में आता है भैया 5 जिला। मगध प्रमंडल में आता है 5 जिला। पटना प्रमंडल में कितने जिले, 6 जिले। मगध प्रमंडल में आएगा 5 जिला। कौन कौन सा, तो ऊपर का 2 जिला याद रख लीजिए, जहानाबाद, अरवल, ये याद ही रहेगा। जहानाबाद और अरवल किस में है, तो आपका मगध प्रमंडल में। किसमें, मगध प्रमंडल में जहानाबाद, अरवल है। और नीचे 3 जिला है लाइन से, कौन कौन सा, औरंगाबाद, गया और नवादा। औरंगाबाद, गया और नवादा। ठीक है, पटना प्रमंडल में 6 जिले, सॉरी 5 जिले। पटना प्रमंडल में 6 जिले, लेकिन जो हम देख रहे हैं मगध प्रमंडल, इसमें 5 जिला। कौन कौन सा, जहानाबाद, अरवल, और 3 जिला इस प्रकार से याद कर लीजिए, औरंगाबाद, गया, नवादा। औरंगाबाद, गया, नवादा। अब उसके बाद जो है एक जिला, एक प्रमंडल सटा हुआ है, मुंगेर प्रमंडल। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं, याद कीजिए हमारे साथ। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले, कौन कौन से जिले हैं मुंगेर प्रमंडल में,
तो आपका बेगूसराय खगड़िया, बेगूसराय खगड़िया दो दो करके याद कीजिए, बेगूसराय खगड़िया, लखीसराय मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा मुंगेर और जमुई, ठीक है, लखीसराय मुंगेर, उसके बाद शेखपुरा और जमुई। तो पटना मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले, मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले पड़ते हैं। कौन कौन से? तो मुंगेर प्रमंडल के 6 जिले इस प्रकार से याद कीजिए। मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय खगड़िया, बेगूसराय खगड़िया, ठीक है, बेगूसराय खगड़िया, उसके बाद मुंगेर लखीसराय और शेखपुरा जमुई। तो 6 जिले हो गए, बेगूसराय खगड़िया, मुंगेर लखीसराय, शेखपुरा जमुई। अब बचा कौन सा प्रमंडल? तो भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में कितने जिले देखे? 3 जिले देखे, गोपालगंज, सिवान, सारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। उसके बाद हमने देखा तिरहुत प्रमंडल, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। उसके बाद हमने देखा दरभंगा प्रमंडल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। उसके बाद कोसी प्रमंडल, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा पूर्णिया प्रमंडल, और पूर्णिया प्रमंडल में हमने देखा किशनगंज, किशनगंज के बाद अररिया, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। उसके बाद हम क्या देखें? पटना प्रमंडल, मतलब दक्षिणी बिहार के पहले ऊपर 5 प्रमंडल, नीचे 4 प्रमंडल, पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और आपका भागलपुर प्रमंडल। पटना प्रमंडल में कितने जिले? 6 जिले। कौन कौन से? कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, कैमूर, रोहतास, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, ठीक है। उसके बाद मगध प्रमंडल में 5 जिले, जहानाबाद, अरवल, उसके बाद औरंगाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, गया, नवादा, गया से सटा हुआ नवादा और औरंगाबाद। तो 3 जिले नीचे, ऊपर जहानाबाद, अरवल। उसके बाद मुंगेर में हमने 6 जिले देखे, ऊपर में खगड़िया, बेगूसराय, उसके बाद मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा, जमुई। भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले, कौन कौन से? भागलपुर और बांका। तो हमने 38 जिलों को देख लिया। सबसे छोटा जिला शिवहर और सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ये हमने देख लिया। हमने 9 प्रमंडल देखा। 9 प्रमंडल में सारे के सारे प्रमंडल को आप अच्छे से नजर में बसाइए, सारे के प्रमंडल के सारे जिलों को अच्छे से नजर में बसाइए, 2 बार 3 बार जो है मैप को देखिए अच्छे से, कौन सा जिला कहाँ है, तब जाकर के आपको ध्यान आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अब हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देख लेते हैं कि कौन से जिले से कौन सा जिला कौन से राज्य के साथ अपना सीमा साझा करता है। देख लीजिए अब यूपी के साथ, चूंकि हम जानते हैं कि हमारे बिहार के पश्चिम में यूपी, पूरब में वेस्ट बंगाल और उत्तर में नेपाल और नीचे झारखंड। तो यूपी के साथ कौन कौन सा जिला अपना सीमा साझा करता है? तो देख लेते हैं हम लोग। यूपी के साथ 8 जिला अपना सीमा साझा करता है। कितने जिले? 8 जिले। कौन कौन सा? पहले आपका वेस्ट चंपारण है, उसके बाद गोपालगंज है, सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है और रोहतास है। यूपी के साथ 8 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिला सीमा साझा करते हैं भैया? तो ये आपका कौन कौन सा जिला हो गया? वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। आप मैप पे अच्छे से देखिए, ठीक है। यूपी के साथ 8 जिले। उसके बाद वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो देखिए आपका किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हैं, ठीक है। कौन के? वेस्ट बंगाल के साथ मात्र 3 जिले सीमा साझा करते हैं, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले सीमा साझा करते हैं। उसके बाद झारखंड के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? झारखंड के साथ भी 8 जिले सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ भी 8 जिले, यूपी के साथ 8 जिले और वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिले। तो हम अभी देख लेते हैं झारखंड के साथ कौन कौन जिला सीमा साझा करता है। तो रोहतास एक ऐसा जिला है जो कि यूपी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। यूपी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है, झारखंड के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो झारखंड के साथ रोहतास के बाद औरंगाबाद के बाद गया के बाद नवादा के बाद जमुई के बाद बांका के बाद भागलपुर के बाद कटिहार। तो कटिहार वेस्ट बंगाल के साथ भी सीमा साझा किया और झारखंड के साथ भी सीमा साझा किया। तो कटिहार है वेस्ट बंगाल के साथ भी, झारखंड के साथ भी, रोहतास यूपी के साथ भी और झारखंड के साथ भी, ठीक है। और उसके बाद ऊपर में कौन कौन सा जिला है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों
नेपाल के साथ 7 जिले सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? तो देखिए, नेपाल यहाँ इससे सटा है वेस्ट चंपारण, यानी कि आपका पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, तो पश्चिमी पूर्वी याद रहेगा। उसके बाद आपका सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी वेस्ट बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो वेस्ट चंपारण, किशनगंज आप याद रखिएगा। देखिए, बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला सबसे पश्चिमी जिला आपका वेस्ट चंपारण है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला वेस्ट चंपारण है, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बिहार का सबसे साउथ मोस्ट जिला कौन सा है? तो ये आप देख रहे हैं गया, गया का सीमा यहां पर टच कर रहा है, और यहां जमुई है जो इसके नीचे है। देखिए, जमुई इससे पीछे है। तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला, दक्षिण मोस्ट जिला, साउथ मोस्ट गया है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला आपका किशनगंज है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला वेस्ट चंपारण, ठीक है। और ये नेपाल वाला क्षेत्र है जिधर हिमालय वगैरह भी पड़ता है, ठीक है। हिमालय का शिवालिक रेंज इधर इसी रेंज में पड़ता है। तो हिमालय का शिवालिक रेंज बिहार के वेस्ट चंपारण को टच करता है। आगे चल के हम देखने वाले हैं बिहार का जो हिमालय का बिहार में हिमालय का जो शिवालिक रेंज है वो बिहार के कौन से जिले को टच करता है? तो आपका वेस्ट चंपारण वाला जो जिला है उससे हिमालय का शिवालिक रेंज टच करता है, क्योंकि नेपाल में ये शिवालिक रेंज चलता है, और नेपाल चूंकि बिहार के साथ सीमा साझा करता है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि हिमालय का जो शिवालिक रेंज है ये आपके बिहार के वेस्ट चंपारण को टच करता है, और यहाँ पर कुछ हिमालय के पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, तो वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये नेपाल के साथ वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, और पश्चिम बंगाल के साथ किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो है ये झारखंड के साथ भी सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल के साथ भी, रोहतास यूपी के साथ भी और झारखंड के साथ भी। तो ये सीमा साझा कौन कौन करता है थोड़ा सा एक बार मैप पर देख लीजिएगा। ये सब कुछ हमने बात कर लिया है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का तीसरा बड़ा राज्य है। घनत्व जो है, घनत्व की दृष्टि से पहला राज्य है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ फैला हुआ है। तो ये हम लोगों ने देख लिया। प्रमंडल कितने हैं? 9 है। जिला 38 है। बिहार के सीमावर्ती जिलों की अगर बात करते हैं तो हमने जो बताया वो यहाँ पर लिखा भी गया है। झारखंड के साथ कौन कौन से जिले साझा करते हैं सीमा, उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ रोहतास भी सीमा साझा करता है, झारखंड भी सीमा साझा करता है, ठीक है। रोहतास दोनों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के साथ कटिहार भी सीमा साझा करता है, कटिहार पश्चिम बंगाल से भी और झारखंड से भी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ कौन कौन सा है? पश्चिमी चंपारण से चलिए, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। ये इतना हमने देखा। अच्छा, बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र कितने हैं? तो बिहार का जो मोस्ट प्रोबेबली जो ऊपर वाला उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र है, इधर उत्तरी बिहार वाला, देखिए बिहार को गंगा नदी जो है बीचों बीच काट देती है, उत्तर बिहार और दक्षिणी बिहार में। अब उत्तरी बिहार में इधर से कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, आपका महानंदा नदी, ये सब नदी जो है, घाघरा नदी, ये सब नदी आकर के बिहार में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है, ठीक है। गंगा नदी में आकर मिल जाती है। तो ये जो उत्तरी बिहार वाला क्षेत्र है, इधर कोसी नदी के कारण और भी नदियों के कारण हमेशा बाढ़ आते रहता है। तो बाढ़ वाला स्थिति जो है कोसी नदी वगैरह के कारण यहाँ बहुत ज़्यादा बनता है। तो बाढ़ प्रवण क्षेत्र जो है बिहार में, मतलब बाढ़ आने का जिधर ज़्यादा चांसेस है, वो आपका 68,800 किलोमीटर है। तो 94,163 किलोमीटर में से ज़्यादातर बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा क्षेत्र में बिहार में है। जैसे में कि 68,800 स्क्वायर किलोमीटर बिहार की कुल भूमि का लगभग 74% क्षेत्र जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है, फ्लड प्रोन एरिया। अच्छा, भारत के संपूर्ण बाढ़ प्रवण क्षेत्र का बिहार में पड़ने वाला जो भाग है वो 17.2% है, मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ इधर आता है, ठीक है। जल जमाव से ग्रसित जो क्षेत्र हैं वो 9410 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वहाँ जल हमेशा जमा हुआ रहता है। तो ये तो हमने देखा बिहार से, बिहार के जिले, बिहार के प्रमंडल, बिहार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, ये सब देखा। अब हम बिहार के भौतिक विभाजन की चर्चा कर लेते हैं कि बिहार को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है। तो देखिए, जैसा कि हमने कहा बिहार कुछ इस तरह से, ठीक है, बिहार है, ठीक है। तो ये बिहार का ऊपर वाला एरिया नेपाल है, और नेपाल में हिमालय पड़ता है, नेपाल में हिमालय वाला क्षेत्र है। और हिमालय का जो शिवालिक रेंज है, जो पर्वतीय क्षेत्र है नेपाल का, या हिमालय का जो नेपाल वाले क्षेत्र में जो शिवालिक वाला रेंज पड़ता है, हिमालय का शिवालिक रेंज, इसके बारे में आप हिमालय में अच्छे से पढ़े होंगे कि शिवालिक वाला रेंज, तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये बिहार के साथ नेपाल सीमा साझा करता है। तो ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ शिवालिक क्षेत्र भी टच करता है बिहार का। तो बिहार का ऊपर पर्वतीय भाग है, जिसमें कि हम देखेंगे पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में जिसे पर्वतीय भाग या तराई भाग कहा जाता है। उसके बाद बिहार के दक्षिण में झारखंड है, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, और झारखंड का मोस्ट ऑफ द एरिया जो है पठारी क्षेत्र है।
झारखंड का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है पठारी क्षेत्र है, तो ये जो नीचे बिहार का नीचे पठारी भाग, तो ये पठारी भाग हो जाएगा। और बिहार के पश्चिम में, बिहार के पश्चिम पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में भी नदियां हैं, और नदियां क्या करती हैं, नदियां मैदानी भाग बनाते हैं। तो पश्चिम बंगाल वाला मैदान है इधर, और बिहार के पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में भी गंगा नदी बहती है, और वो भी नदियां मैदान का निर्माण करता है। तो बिहार का बीचों बीच वाला जो क्षेत्र है पूरा एक बड़ा सा मैदानी भाग है। ऊपर आपका पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय का जो तराई क्षेत्र या यो बोले, उसके बाद नीचे जो है पठारी क्षेत्र है। तो इस प्रकार से बिहार को हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 3 भाग में भौतिकीय पार्ट में इसे बांटते हैं। एक तो ऊपर का पर्वतीय या फिर तराई का भाग, ठीक है, उसके बाद बीच का मैदानी भाग जिसमें कि गंगा नदी मैदान बनाते हैं। देखिए हम जानते हैं कि नदियां जो होती हैं नदियां अपने साथ मिट्टी, कंकड़, रेत, बालू ये सब लेकर के आती हैं, बाढ़ के साथ वहां पर रख देती है, तो मैदान बनाता है। तो नदियां ही मैदान बनाता है। तो बिहार का बीचों बीच जो है गंगा नदी पास करती है, और ये बिहार को ऊपर उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में बांट देता है, और ये अपने चारों तरफ एक मैदान बना लेता है जिसे मैदानी भाग कहा जाता है। तो बिहार का लगभग वाला एरिया क्या है, मैदानी भाग है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार का 95% हिस्सा मैदानी है, जिसमें 1% हिस्सा जो है वो पर्वतीय क्षेत्र है, और फिर बचा कितना, 4% हिस्सा पठारी भाग है, जो कि नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे कि ये जो पर्वतीय क्षेत्र है लगभग 586 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और उसके बाद मैदानी भाग 90,650 स्क्वायर किलोमीटर में, और आपका ये जो पठारी भाग है वो 2,927 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अब पर्वतीय भाग में हम देखेंगे रामनगर दून के बारे में, जो कि पश्चिमी, जैसे देहरादून, दून वाला क्षेत्र जो आप जानते होंगे, देहरादून ये सब जो है अलग अलग, जो शिमला, मनाली, उसी तरह से जो बिहार का ऊपर नेपाल, और नेपाल में शिवालिक रेंज जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले रेंज में क्षेत्र को टच करती है। शिवालिक वाला रेंज, शिवालिक पहाड़ियाँ जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में टच करती है, और यहाँ का पर रामनगर दून पड़ता है, और हिमालय का या फिर शिवालिक श्रेणी का सोमेश्वर पहाड़ियाँ या सोमेश्वर श्रेणी आपके बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में पड़ती है, जो कि शिवालिक रेंज का हिस्सा है। तो सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, और सोमेश्वर पहाड़ी और रामनगर दून के बीच एक घाटी होती है जिसको रामनगर दून कहा जाता है। तो ये आपका पर्वतीय भाग है, बिहार को बांटता है। मैदानी भाग में बिहार को बीचों बीच, बिहार को गंगा नदी बीचों बीच काटता है। ऊपर वाला पार्ट गंगा का उत्तरी मैदान, और गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा के नीचे। ठीक है, तो ये भाग में बांटता है। उसके बाद पठारी भाग कौन सा, तो बिहार के नीचे झारखंड, और झारखंड का लगभग वाला हिस्सा क्या है, पठारी भाग है। और बिहार में हमने क्या देखा, इधर कैमूर है, इधर रोहतास है, तो ये सब टच करता है किससे, झारखंड से। और ये राजमहल की पहाड़ियों से आपका ये टच होते हुए आपका जो है जमुई, आपका क्या बोलते हैं, जमुई, नालंदा, गया, ये सब वाला रेंज में पठारी वाला क्षेत्र हमको एकदम पतली पट्टी के साथ दिखता है। तो ये पठारी भाग बहुत कम है, तो और ये पर्वतीय या तराई भाग कम है, मैदानी भाग ज़्यादा है। तो 3 पार्ट में हम बांट करके देखेंगे, इसको अच्छे से मैप पर भी समझेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पर्वतीय या फिर तराई भाग को समझते हैं। देखिए ये है आपका नेपाल, बिहार के ऊपर उत्तर में नेपाल है, और नेपाल में कुछ इस तरह से शिवालिक रेंज फैला हुआ है हिमालय का। तो ये शिवालिक रेंज जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र को टच करती है, और इस क्षेत्र में क्या होता है, बिहार के पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में शिवालिक रेंज का एक सोमेश्वर पहाड़ी पड़ता है। ठीक है, सोमेश्वर पहाड़ी पड़ता है, समझ गए। और यहीं पर एक दून, रामनगर दून है, पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में ही, जो कि शिवालिक पहाड़ियों का ही हिस्सा है, एक रामनगर दून पड़ता है। ठीक है, रामनगर दून, और रामनगर दून और सोमेश्वर पहाड़ी के बीच का एक घाटी जो बन जाता है उसे हम दून घाटी कहते हैं। क्या, रामनगर दून घाटी कहते हैं। तो ये 3 क्षेत्र ये आपका पर्वतीय या तराई भाग को बताता है। देखिए रामनगर दून जो है हरहा नदी घाटी के दक्षिण में अवस्थित है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र है। इधर आपका शिवालिक के जो आपका रामनगर दून पड़ता है, रामनगर दून हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। हरहा, ये याद रख लीजिएगा, हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है रामनगर दून। दून घाटी, रामनगर दून तथा सोमेश्वर श्रेणी, ये देखिए शिवालिक रेंज का ही भाग है सोमेश्वर श्रेणी, जो कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है, जो पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 874 मीटर है। ठीक है, तो सोमेश्वर श्रेणी और दून घाटी के बीच रामनगर दून पड़ता है। ठीक है, तराई क्षेत्र जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, जो बिहार का तराई क्षेत्र है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा, जैसा हमने पहले बताया। तराई का यह क्षेत्र उत्तर पश्चिम से, यानी कि उत्तर पश्चिम कौन सा होता है, उत्तर, और ये
ये पश्चिम वाला क्षेत्र यानी कि पश्चिमी चंपारण वाला क्षेत्र। तो तराई का क्षेत्र उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व यानी कि किशनगंज दक्षिण पूर्व किधर की ओर है, तो आपका पूरब और इधर दक्षिण पूर्व, तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक भारत नेपाल सीमा के समानांतर तराई क्षेत्र फैला हुआ है। तराई क्षेत्र छोटा सा पर्वतीय क्षेत्र सोमेश्वर तथा रामनगर दून नामक दो पर्वतमालाओं से मिलकर बना है। रामनगर दून और सोमेश्वर पहाड़ियों से मिलकर तराई क्षेत्र बना है, जिन्हें हरहा नदी अलग करती है, और हरहा नदी के दक्षिण में दून घाटी है। रामनगर दून हरहा नदी के दक्षिण में है स्थित। ठीक है, अब हम देखते हैं मैदानी भाग को। तो गंगा का मैदान या फिर मैदानी भाग। देखिए बिहार को गंगा जो है, गंगा माता, गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में, मतलब दो भागों में बांट देती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में। तो उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये आपका उत्तरी गंगा का मैदान है, नीचे वाला क्षेत्र जो है ये आपका दक्षिणी गंगा का मैदान है। और इसमें गंगा नदी में बहुत सारी नदियां हिमालय से आकर के मिलती हैं, और इधर से बहुत सारी नदियां जो कि झारखंड के पठारों से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। अब आप ये सोचिए कि उधर से, मतलब ऊपर से नेपाल वाले हिमालय वाले क्षेत्र से नदियां आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, और इधर से भी पठारी क्षेत्र से भी नदियां आकर के गंगा नदी में मिलती है। तो बिहार का कुछ शेप किस प्रकार से होगा, देखिए नेपाल ऊंचा होगा, नेपाल वाला क्षेत्र ऊंचा होगा, और ये जो गंगा नदी वाला क्षेत्र ढलान में होगा, और ये जो बिहार झारखंड वाला क्षेत्र ये भी ऊंचा में होगा, तभी ना यहाँ से नदियां जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार से बिहार का स्ट्रक्चर है, मतलब नाव की जैसा। ठीक है, दोनों तरफ से उठा हुआ और बीच में धंसा हुआ। उसके बाद गंगा नदी उत्तर प्रदेश से मतलब आती है, गंगा नदी बिहार में घुसती है और बाहर निकल जाती है पश्चिम बंगाल में। तो ये उत्तर प्रदेश भी उठा हुआ भाग होगा, तभी ना इधर गंगा नदी आ रही है, नहीं तो इधर ही चला जाता। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी उठा हुआ है, यानी कि बिहार का आप स्ट्रक्चर सोच लीजिए, उत्तर प्रदेश उठा हुआ, यहाँ से जो है गंगा नदी बिहार में घुसती है, उसके बाद गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांट देती है। उसके बाद बहुत सारी नदियां उत्तर से भी आती है और दक्षिण से, दक्षिणी पठार से भी आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये कुछ नदियों उत्तरी गंगा के मैदान को इस प्रकार से, या फिर ये कहें कि बिहार को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। अब देखिए गंगा नदी बिहार के बीचों बीच, यहाँ से एक मिनट दूसरा पेन ले लेते हैं तभी समझ में आएगा। गंगा नदी बिहार को, ये पेन भी नहीं काम कर रहा, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया होगा ये उठा हुआ होगा, ये नीचे ढलान होगा, तो इस प्रकार से ढलान से हम चलते आते हैं। ठीक है, तो ये जो उत्तर वाला रेंज है, जिसे कि गंगा नदी या फिर गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं अपने साथ जो बहा करके मिट्टियां वगैरह लाती है, तो यहाँ पर उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण करती है। तो गंगा नदी या फिर कोई भी नदी अपने साथ जो मिट्टियां लेकर के आती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो ये जो मैदान, उत्तरी मैदान जो है, ये जलोढ़ मिट्टियां इन नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई है, और यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का मैदान हम कह सकते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए ये बिहार क्या बोलते हैं, गंगा नदी के ऊपर जो नदियां हैं, जैसे कि ये नदी आपका कौन सा है, ये घाघरा नदी है, घाघरा नदी। उसके बाद ये गंडक नदी, कोसी नदी जो कि सुपौल से एंट्री मारती है नेपाल से, कोसी नदी, तो ये कोसी नदी है। और ये महानंदा नदी, तो घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, ये आपके गंगा नदी में आकर अपने जल को गिरा देती है। और यही सब नदियां अपने साथ जो मिट्टी वगैरह या फिर बाढ़ के साथ जो मिट्टियां लेकर के आती है, तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का मैदान बन गया है। क्या है, जलोढ़ मिट्टी का मैदान बन गया। और जो हर साल बाढ़ आएगा उसके साथ जलोढ़ मिट्टी बनेगा, तो हर साल बाढ़ आने के बाद जलोढ़ मिट्टी जो बनता है उसे नया जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे कि नए जलोढ़ मिट्टी को हम कौन सा मिट्टी कहते हैं, खादर जलोढ़ मिट्टी। कौन सा, खादर जलोढ़ मिट्टी, जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी होता है। अब यहाँ पर देखिए दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। और 5 नदियों के क्षेत्र के, जो हम देखते हैं ऊपर में पंजाब है, ठीक है, तो वो 5 नदियों का है, तो 2 नदियों के क्षेत्र के बीच को दोआब कहा जाता है। याद रखिएगा, गंडक और घाघरा के बीच जो दोआब है, यहाँ पर इसे घाघरा गंडक दोआब कहा जाता है। क्या, गंडक और घाघरा के बीच जो दोआब है, इसे उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में, इसे घाघरा गंडक दोआब कहा जाता है। गंडक और कोसी नदी के बीच
बीच जो दोआब है इसे गंडक कोसी दोआब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद कोसी और महानंदा के बीच जो दोआब पड़ता है इसे कोसी महानंदा दोआब कहा जाता है। तो उत्तरी मैदान में, गंगा के उत्तरी मैदान में 3 दोआबों को हमने देखा, एक आपका घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। अब इस क्षेत्र में बाढ़ अधिकतर आएगा क्योंकि इस क्षेत्र में नदियां भी बहुत ज्यादा है, पानी जो आता है कोसी नदी बाढ़ लेकर के आती है। तो ये जो गंगा नदी का उत्तरी क्षेत्र होता है और नदियां भी पानी बहुत ज्यादा होती है इन सब में, तो गंगा नदी का जो उत्तरी भाग का मैदान है इधर बाढ़ हमें हमेशा देखने को मिलती है। इसका अगर ढलान देखें तो ये नेपाल ऊंचा और उस नेपाल ऊंचा भाग में है और तब ना जाकर के सारी नदियां यहां पर आकर के जल गिराती है। उत्तर प्रदेश भी ऊंचा, तो इस प्रकार से है इसकी ऊंचाई। इस क्षेत्र में जो है फसलों की उत्पादकता भी अधिक होती है। ठीक है, फसलों की उत्पादकता, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जब लेकर के आएगा तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होता है, ये उत्पादकता भी अधिक होती है। और इसी क्षेत्र में आपको 3 क्षेत्र दिखाई देगा जिसका नाम है चौर, मन और दियारा। ठीक है, चौर, मन और दियारा। देखिए चौर क्या होता है, जब पानी क्या होता है, पानी छिछला हो जाता है, थोड़ा थोड़ा पानी रहता है तो मिट्टियाँ गीले गीले रहती है, उसे चौर कहा जाता है। ठीक है, मन क्या होता है, जैसे कि नदियाँ अब बह रही है, अब नदियाँ जब बहेगी तो इस क्षेत्र में बहुत सारी नदियाँ हैं तो सर्पिल आकार से बहेगी। और कभी कभी क्या होता है, सर्पिल आकार बहते बहते ये जो इस तरह से नदी बह रहा है तो सर्पिल आकार से बहते बहते कुछ पानी को छोड़ करके ये नदी इस प्रकार से बन जाती है, तो ये कहलाता है मन। जैसे कि आप लोग जानते होंगे गोखुर झील के बारे में, तो उसी प्रकार का क्षेत्र होता है मन। तो इधर आपको उत्तरी क्षेत्र में आपको मन दिखेगा। दियारा क्या होता है, तो दियारा जो है ये नदियां, तो नदी दो चारों तरफ से नदी और बीच में जो एक स्थल भाग होता है उसे दियारा कहा जाता है। तो दियारा क्षेत्र भी आपको उत्तरी मैदानी भाग में देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों ने गंगा के उत्तरी मैदानी भाग को देख लिया। अच्छा, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जो भी कंटेंट है। जैसे कि बिहार में गंगा के मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है, तो उत्तर में नेपाल की सीमा से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर के पठार तक गंगा के मैदान का विस्तार है। बिहार का उत्तरी गंगा का मैदान का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती है, तो गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कोसी, महानंदा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से होता है। जो जलोढ़ मिट्टी जल के द्वारा लाया गया मिट्टी को ओढ़ा दिया जाता है मैदान में, उसी को कहा जाता है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपों से होता है। गंगा के उत्तरी मैदान की सामान्य ढाल कहां से कहां तक, तो उत्तर पश्चिम यानी कि पश्चिमी चंपारण से दक्षिण पूर्वी किशनगंज उधर है, उत्तर पश्चिम से इस प्रकार का ढलान है और जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 60 मीटर है। अब गंगा के उत्तरी मैदान में 3 प्रकार के दोआब देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने देखा घाघरा और गंडक नदी के बीच, गंडक और कोसी नदी के बीच, कोसी और महानंदा के बीच दोआब है। यह क्षेत्र अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित रहती है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और फसलों की उत्पादकता होती है। और ये जो गंगा का उत्तरी भाग का मैदान है, पूरे मैदान क्षेत्र का लगभग 62% है, मैदानी भाग का लगभग 62% है। जैसा कि हमने कहा था कि मैदानी भाग बिहार में लगभग 95% क्षेत्र पर है, उसमें से गंगा का उत्तरी मैदान जो है ये 62% क्षेत्र पर है, जिसमें कि चौर, मन, दियारा क्षेत्र भी इसी भाग में मिलते हैं। अब गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए गंगा का दक्षिणी मैदान जो है उसकी आकृति त्रिकोण के जैसे है। देख लीजिएगा, अभी हम ऊपर में इसको दिखाते हैं कि किस प्रकार से त्रिकोण जैसी आकृति है। त्रिकोण का मतलब क्या होता है, इसका इस तरफ देखिए चौड़ा है, इसका पश्चिम वाला क्षेत्र आप देखेंगे चौड़ा और पूरब की ओर देखेंगे ये संकीर्ण होते जाता है। इस प्रकार से देखिए, पश्चिम की ओर इस प्रकार से चौड़ा है और पूरब की ओर संकीर्ण होते जाता है। तो गंगा का जो दक्षिणी भाग वाला मैदान है इसकी आकृति त्रिकोण आकृति जैसी देखने को मिलती है। ठीक है, त्रिकोण आकृति के जैसे देखने को मिलता है, यानी कि पश्चिम में ये चौड़ा और पूरब में एकदम संकरा होते जाता है। छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और गंगा की ओर प्रभावित होकर गंगा में जाकर के मिल जाती है। अब इन सब नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी दक्षिणी गंगा के मैदान, दक्षिणी तरफ से गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में जाकर के बिछाती है, इससे दक्षिणी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान की कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि सोन है, पुन है, फल्गु है, किऊल है, करमनासा है। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि जो झारखंड के पठारी क्षेत्र से कुछ नदियां निकलती हैं और वो जाकर के गंगा नदी में मिल जाती हैं। अब जब गंगा नदी में मिलेगी तो ये जब नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा करके लेके जाएगी तो ये मैदानों का निर्माण करेगा और दक्षिणी गंगा के मैदान का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर भी कुछ दोआब पाए जाते हैं, जैसे गंगा सोन का दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। तो चलिए इसको मैप पर देख लेते हैं। गंगा सोन का पहले यहाँ पर इरेज कर लेते हैं।
सोन नदी आप लोग जानते होंगे कि सोन नदी जो है झारखंड के गढ़वा और पलामू वाले इलाके से, सोन नदी झारखंड के गढ़वा और पलामू वाले इलाके को टच करते हुए बिहार में एंट्री ले लेती है और ये जा करके कहाँ, यहाँ पर पटना के आसपास कहीं पर जो है गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। तो सोन नदी और गंगा नदी, सोन नदी और गंगा नदी का ये जो क्षेत्र है इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है गंगा सोन दोआब। क्योंकि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, दोआब कहा जाता है, क्योंकि बहुत उपजाऊ होता है दो नदियों के क्षेत्र के बीच का मिट्टी, क्योंकि वहां पर जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता है, मैदान होता है, तो गंगा सोन दोआब है। अब ये सोन नदी और इधर मगध वाला क्षेत्र जो उसकी मगध प्रमंडल है, तो मगध वाला क्षेत्र को कहा जाता है मगध का मैदान, और अंग का मैदान जो भागलपुर मुंगेर ये सब वाला क्षेत्र है इसे कहा जाता है अंग का मैदान। तो दक्षिणी गंगा का मैदान में ये तीन पार्ट में हम इसे बांटते हैं, और इस क्षेत्र में सूखा ज्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्षेत्र की जो झारखंड की पठारी क्षेत्रों से जो नदियां आकर के इधर मिलती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। पानी वो जो सीजनल नदियां होती है, ज़्यादातर सोन नदी को छोड़कर लगभग सारी नदियां सीजनल होती है, उसमें पानी भी सीजन पर आता है। तो इधर सूखा वाला क्षेत्र, मतलब इधर बाढ़ ज़्यादा नहीं आता है। सोन नदी के अतिरिक्त दक्षिणी मैदान की अन्य नदियां आर्द्र मौसम की है, यानी कि मौसमी नदियां हैं। सोन नदी वर्षा मतलब साल भर बहती है। अब देखिए यह क्षेत्र सूखाग्रस्त ही रहता है मैक्सिमम, क्योंकि इधर जैसे कि उत्तर वाला क्षेत्र में बाढ़ अधिकतर आता है, क्योंकि उधर की नदियां हिमालयी नदियां हैं, ठीक है, सदाबहार नदियों से वो आती हैं, लेकिन इधर वाली नदियां मौसमी नदियां होती है, ठीक है। अब देखिए गंगा के मैदान पे पुराने जलोढ़ मिट्टी या फिर कचारी मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है। देखिए भांगर या फिर भंगार सुने होंगे, भंगार पुराना होता है, तो जलोढ़ मिट्टी दो तरह का होता है, एक खादर और एक भांगर। देखिए जिस क्षेत्र में बाढ़ कभी कभी आता है 2 साल 4 साल में, ठीक है, तो उस क्षेत्र में जो बाढ़ के साथ मिट्टी आएगी, ठीक है, उसको वहां पर बैठा देगा, तो वो जल के साथ ही आया है, जलोढ़ मिट्टी है, लेकिन वहां बाढ़ हर साल नहीं आता है, तो ये मिट्टियां पुरानी हो जाती है, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में हर साल बाढ़ आते रहता है, हमेशा बाढ़ आते रहता है, तो वहां क्या होगा, हमेशा आकर के मिट्टी नदी मैदान बनाएगा, तो वो जो नई मिट्टियां होती हैं, जो नई जलोढ़ मिट्टी, उसे कहा जाता है खादर। और ये भांगर के कंपैरिजन में खादर मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होता है, याद रखिएगा। जबकि नदियों के बाढ़ के मैदान में बिछ जाने वाले नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर दक्षिणी वाले क्षेत्र में, दक्षिणी भाग के मैदान वाले क्षेत्र में सब्जी, मोटा अनाज, दलहन ये सब उगाया जाता है। देखिए दलहन, ये सब मोटा अनाज, सब्जी ये सब उगाया जाता है। लेकिन उत्तरी क्षेत्र में नवीन जलोढ़ वाला मिट्टी है, खादर वाला मिट्टी है, ज़्यादातर उपज होता है, तो उधर फसल वगैरह ज़्यादा उपज होता है। अब देखिए गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र मिलते हैं। देखिए ये जो आपका बिहार का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है कि ये जो है आपका बीचों बीच गंगा नदी, और गंगा नदी के इधर दक्षिणी भाग, इधर उत्तरी भाग, और इस क्षेत्र में दक्षिणी भाग में कुछ निम्न भूमि का क्षेत्र देखने को मिलता है, मतलब बहुत नीचा है, क्योंकि हमने कहा था कि बिहार का कुछ इस प्रकार के शेप है। नेपाल ऊपर ऊंचा हुआ है और नेपाल ऊंचा है, इधर झारखंड का पठारी क्षेत्र ऊंचा है, दोनों तरफ से नदियां आकर गंगा के बीचों बीच, जो नदियां बिहार के बीचों बीच बहती है गंगा नदी, उसमें आकर मिलती है, तो इसका क्षेत्र कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। और इस वाले क्षेत्र में, दक्षिणी वाले क्षेत्र का निम्न भूमि का होता है, जिसमें कि पानी या बाढ़ का पानी या नदी का पानी जम जाता है, जिसे कि टाल के रूप में हम लोग जानते हैं, टाल या फिर ताल के रूप में जानते हैं, और इसमें बाढ़ वगैरह का पानी भर जाता है, ठीक है, जो ताल या तालाब के रूप में बन जाता है। तो यह क्षेत्र भागलपुर तक, मतलब भागलपुर वगैरह क्षेत्र में आप देखेंगे टाल वाला क्षेत्र, भागलपुर, जमुई ये सब क्षेत्र में, तो टाल वाला क्षेत्र किधर मिलेगा आपको, दक्षिणी मैदान में, ठीक है, दक्षिणी मैदान में। तो ये हम लोगों ने 3 क्षेत्र देखे गंगा के, बिहार के, जो पर्वतीय क्षेत्र आपका गंगा का मैदानी भाग, और एक होता है पठारी भाग, ठीक है। तो जो पठारी भाग है वो आप इस प्रकार से देख सकते हैं इसे, एक मिनट। तो हमने क्या देखा, पर्वतीय भाग में कौन कौन सा आएगा भाई, ऊपर में नेपाल है, और नेपाल में हिमालय का शिवालिक रेंज है, और शिवालिक रेंज लगभग बिहार के इस वाले पार्ट को टच करता है, जिसमें कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, रामनगर, दून वगैरह हमने देखा, जो कि लगभग 1% है बिहार का क्षेत्रफल का, 1%। उसके बाद हमने मैदानी भाग देखा, गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान, और ये कुछ पठारी क्षेत्र, जो कि झारखंड का क्षेत्र पूरा पठारी है, और इससे लगे जो क्षेत्र हैं, जैसे कि ये कैमूर रहतास वाला क्षेत्र, कैमूर की पहाड़ियाँ वगैरह, और इधर जो राजमहल की पहाड़ियों से टच करते हुए जो पठारी क्षेत्र आएगा, कुछ बराबर की गुफाएं, जमुई का पहाड़, ये सब क्या है, पठारी क्षेत्र, मतलब ये लगभग 3-4% पूरे बिहार का है, ठीक है, पठारी क्षेत्र। तो ये पठारी क्षेत्र में आएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं।
आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार की मिट्टियां। क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार की मिट्टियां। और याद रखिएगा, मिट्टियों को पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाएंगी। तो उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टियां पाया जाएगा, किस प्रकार की मिट्टी पाया जाएगा, इससे उस क्षेत्र का जो जियोलॉजिकल क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर होता है उस पर डिपेंड करता है। देखिए, जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, जब इस धरती पर कुछ भी नहीं था, केवल धरती एक आग का गोला थी, ठीक है, केवल धरती एक आग का गोला था, अपने अंदर से लावा मैग्मा सब निकाल रहा था। तो उस समय इस धरती पर कोई जीव जंतु नहीं था, ठीक है, केवल धरती के अंदर से लावा, जो लावा के साथ कुछ खनिज बाहर उगल रहा था और चट्टान बन जा रहा था। तो चट्टान बनते गया तो धरती को, इस धरती के उम्र का बखान किया गया है। तो धरती को अलग अलग इस पृथ्वी का कुछ एज महाकल्प में बांटा गया है, कल्प में बांटा गया है, युग में बांटा गया, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे सिनोजोइक काल, आर्कियन काल, ठीक है, क्या बोलते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये हम लोग जब क्या बोलते हैं भूगर्भिक इतिहास आप पढ़िएगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि आर्कियन युगीन चट्टानें क्या है, आर्कियन काल क्या है। धरती पर सबसे पहला जो काल था जिस समय धरती पर कुछ भी नहीं था, आज से लगभग 400-500 करोड़ साल पहले धरती पर जब कुछ भी नहीं था तो केवल धरती के अंदर से लावा उगल रही थी, चट्टान बन रहा था, फिर जाकर के लावा उगल रही थी, चट्टान बन रहा था, धरती पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, ना पेड़ पौधे ना जीव जंतु था। तो उस समय केवल उस समय के जो चट्टान थे उसमें किसी भी प्रकार का जीवाश्म या जैविक पदार्थ आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इन चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टी का निर्माण होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से मिट्टियों का निर्माण होता है। लाखों करोड़ों साल के जब प्रोसेस चलता है तो धरती के ऊपर एक लेयर बन जाता है जिसे मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, मिट्टी। और मिट्टी के विज्ञान को मृदालॉजी कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है, मृदा विज्ञान। तो ये सब होता है। तो देखिए, ये जो झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है, झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है, उस क्षेत्र से जो सटा हुआ बिहार का जो पार्ट है पठारी क्षेत्र से, तो जैसे कि झारखंड में ये आर्कियन युगीन की चट्टानें भी पाई जाती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी पाई जाती हैं, उसको डिटेल में हम यहाँ नहीं देखेंगे। तो जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं, याद रखिएगा, जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती हैं उसमें खनिज लवण थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, खनिज थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, या फिर यूँ कहें कि लोहा, धारवाड़ क्रम की चट्टान में लोहा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, लोहा ज़्यादा पाया जाता है। तो ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है झारखंड के साथ टच करते हुए बिहार का जो एरिया है उसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती थी। और ये भी कहा जाता है कि इधर जो झारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं वो बिहार का सबसे पुराना इलाका है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें जिस क्षेत्र में पाई जाती है, हम कह सकते हैं कि बिहार का सबसे पुराना इलाका है, ठीक है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें या फिर आर्कियन युगीन की चट्टानें। आर्कियन काल, जैसा कि उस काल में जो भी उस समय ना कोई जीव जंतु था, तो इस टाइप के चट्टान में किसी भी प्रकार का जीवाश्म या जीव जंतु नहीं पाया जाता, जैविक चीज़ आपको नहीं पाए जाएंगे, इसमें केवल लोहा, खनिज लवण ये सब पाया जाएगा। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें कौन से क्षेत्र में बिहार का मिलेगा भाई ज़्यादा? तो देखिए, ये वाला क्षेत्र कौन कौन सा है, ये आपका गया वाला क्षेत्र है, मुंगेर वाला क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद शेखपुरा है, आपका राजगीर है, खड़गपुर है, तो ये सब वाला क्षेत्र याद कीजिए। गया वाला क्षेत्र, मुंगेर वाला क्षेत्र, शेखपुरा, राजगीर, खड़गपुर वाले क्षेत्र में आपको धारवाड़ या फिर आग्नेय आर्कियन युग की चट्टानें मिलेगी। फिर समय बढ़ते गया, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें, देखिए आपका बिहार झारखंड का गढ़वा और पलामू वाले क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से पाई जाती है। और उसी से सटा हुआ बिहार का कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र भी है, उसी से सटा हुआ बिहार का कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र है। तो इसमें भी जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और विंध्यन क्रम की चट्टानों में याद रखिएगा खास तरीके से एक बलवा पत्थर, सैल पत्थर, ठीक है, उसमें आपको चूना पत्थर, ये सब अधिकतर मिलेगा। विंध्यन क्रम की चट्टानों में बलवा पत्थर, चूना पत्थर, इसका निर्माण कैसे होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है, ये सब जो है, अवसादी चट्टान क्या है, ये सब आपको चट्टान रॉक्स जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टान में बलवा पत्थर, चूना पत्थर, इन सब टाइप का चट्टान यहाँ मिलेगा। और जब ये सब चट्टान टूटेंगे, बलवा पत्थर, चूना पत्थर, तो इधर कौन सा मिट्टी बनेगा, बलुई टाइप का, चूना पत्थर टाइप का मिट्टी आपको कैमूर और रोहतास वाले इलाका में मिलेगा। उसी प्रकार से धारवाड़ क्रम की चट्टान या आग्नेय क्रम की चट्टान जब टूटेगा तो इस यहाँ पर जो मिट्टी पाया जाएगा उसमें लोहा का अंश ज़्यादा होगा, और लोहा का अंश ज़्यादा होगा तो लाल मिट्टी पाया जाएगा। तो हम लोग आगे इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और इधर देखिए, इधर सबसे ऊपर में क्या है,
नवी जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया, आप जानते होंगे हिमालय नवीन पर्वत श्रृंखला है और हिमालय में भी उससे भी नवीन, सबसे नवीन आपका शिवालिक रेंज है। तो सबसे बाद में या फिर जो बना आपका टर्शियरी युग की चट्टानों में क्या कौन सा, तो हिमालय की शिवालिक रेंज वाला जो चट्टान है वो आपका पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में मिलेगा। और चूंकि इस समय तक जो है जीव जंतु बनने लगे थे, पेड़ पौधे जीव जंतु हमारे जैसे मानव भी जन्म ले लिए थे, तो इस सब टाइप के जो चट्टान यहाँ पर टर्शियरी युग की जो चट्टान आपको पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में मिलेगा। इसमें जैविक पदार्थों की अधिकता आपको देखने को मिलेगी इन सब मिट्टियों में, क्योंकि चट्टान के टूटने फूटने से ही मिट्टी बनती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो हिमालय की जो नदियाँ हैं, नदियाँ जब बहेगी तो उसके बाद आएगा, हिमालय से नदियाँ निकलेंगी और फिर गंगा नदी भी हिमालय से ही निकलता है, ठीक है। तो ये जो गंगा नदियों के द्वारा जो मैदान बनाए जाएंगे वो क्या होगा, सबसे नया होगा। तो याद रखिएगा बिहार में सबसे नया जो स्थलाकृति है वो आपका मैदानी भाग है। सबसे पुराना ये मुंगेर उंगेर वाला क्षेत्र जो आपका आर्कियन युगीन चट्टाने हैं। उसके बाद का चट्टान कौन है, तो उसके बाद का आपका विंध्यन क्रम की चट्टान जो कि कैमूर रोहतास वाले इलाके में मिलेगा। उसके बाद का टर्शियर युग वाला और उसके बाद सबसे लास्ट नया है जो है मैदानी भाग वाला। अब मैदानी भाग में जो नदियों के द्वारा मिट्टियां लाई गई हैं तो आपको जलोढ़ मिट्टी ज्यादा मैदानी भाग में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मिट्टी का किस प्रकार से हम मिट्टी पढ़ने वाले हैं इसका कॉन्सेप्ट आपको पता हो जाना चाहिए। तो चलिए मिट्टी को अभी ही पढ़ लेते हैं या फिर नेक्स्ट क्लास में बिहार की मिट्टियों को हम पढ़ेंगे। तो बिहार की मिट्टियों को बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको चट्टानों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब चट्टानें टूटती फूटती हैं तो मिट्टियां बनती हैं। तो यहां से हमने मोटा मोटी कंसेप्ट ले लिया है कि कौन सी चट्टानें किधर मिलेंगी। देखिए झारखंड के पठारी क्षेत्र से सटा हुआ जो भी क्षेत्र होगा उधर धारवाड़ क्रम की चट्टान और आर्कियन युग की चट्टान मिलेगा, जैसे जमुई, गया, शेखपुरा, मुंगेर, ये सब क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान और इसमें खनिज लवण ज्यादा मिलेगा, ठीक है। खनिज लवण ये लोहा वगैरह, तो इधर लोहा ज्यादा होगा तो लाल मिट्टी वगैरह मिलेगा इधर ज्यादा। और लाल मिट्टी जब पानी में आ जाता है तो उसमें पीली मिट्टी हो जाती है, तो लाल और पीली टाइप का। बलुई मिट्टी वगैरह जो है आपको कैमूर रोहतास वाले क्षेत्र में मिलेगा जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। आपको जैविक पदार्थ जिसमें ज्यादा मिलेगा उस टाइप का मिट्टी जो है आपको किधर मिलेगा, ये जो कि आपका क्या बोलते हैं जिधर आर्कियन टर्शियरी युग की जो चट्टानें हैं, जो कि आपका शिवालिक रेंज वाला जो चट्टान है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, पिडमेंट जो पर्वतीय मृदा है, पर्वतीय मृदा पिडमेंट स्वैम्प जो मृदा है, ठीक है, या सॉइल है, पिडमेंट स्वैम्प सॉइल या फिर पर्वतीय जो मृदा है उसमें आपको जैविक चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिटेल में अच्छे से मिट्टी वाले क्लास में देखेंगे, तो आप जरूर देखिएगा क्लास को, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और उसके बाद आपसे बिहार के जो भी जीके पूछे जाएंगे आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा। जितना पढ़ा दिया जाएगा उससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जा सकता है, उससे ज़्यादा हो भी नहीं सकता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्दी डिटेल में बिहार को कंप्लीट कर लेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, बिहार करंट अफेयर्स को करेंगे, साथ ही साथ साइंस जो कि ज्यादा पूछा जाता है तो साइंस के जल्दी ही ऑब्जेक्टिव वाले क्लास, साइंस के ऑब्जेक्टिव वाले क्लास हम लोग जल्दी चलाएंगे, जिसमें कि लगभग 2000 साइंस के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जो कि बीपीएससी में 30 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है, तो इससे आगे नहीं पूछा जाएगा। फिर हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब आप लोग करेंगे, तो एक अच्छा पैकेज वाला तैयारी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। जरूर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेहनत जितना करते हैं, अगर अप्रिशिएट करने का आपको मन है, थोड़ा सपोर्ट करने का मन है, तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके सामने लेकर आने को हम हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं।